ईरान के इस्फहान शहर में धमाके हुए, पूरा शहर धमाकों से दहल उठा। यह विस्फोट अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस्फहान कोई सामान्य शहर नहीं है, इसे ईरान का मिलिट्री कैपिटल कहा जाता है। वहाँ ईरान की आर्मी और एयरफोर्स का बड़ा बेस है। इस्फहान पर इजराइल के मिसाइल अटैक की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। आशंका इस बात की थी कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे, उसका जवाब दिए बगैर इजराइल मानेगा नहीं, और हुआ यही। हफ्ते भर के अंदर ईरान पर इजराइल में जवाबी मिसाइलें दाग दी। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव का एक और चैप्टर खुल गया है। इससे दुनिया की टेंशन डबल हो गई है। इजराइल और हमास के बीच पहले से ही लड़ाई चल रही है। अब इजराइल और ईरान के बीच का टकराव युद्ध का एक नया फ्रंट खोल रहा है। मिडिल ईस्ट में माहौल बिगड़ने का सीधा मतलब है तेल का संकट, और यह बढ़ेगा लगातार अगर युद्ध चलना शुरू हो जाता है। जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से पहले से ही गंभीर स्थिति में है, इसके साथ ही एक बड़ा खतरा तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया के देशों में बढ़ती खेमेबाजी को देखते हुए इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर ये दोनों देश युद्ध में आते हैं तो फिर दुनिया दो खेमों में साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगी और उसके नतीजे भयानक होंगे। ईरान इजराइल युद्ध के आर्थिक परिणामों की चर्चा हम आगे करेंगे। दुनिया के लिए खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इससे भी समझेंगे। पहले मौजूदा संकट को एक बार देखते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। मिडिल ईस्ट दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के पूरब की तरफ बीच का हिस्सा। उसके महत्वपूर्ण दो देश हैं, ईरान और इजराइल। दोनों पड़ोसी नहीं हैं, दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन दोनों अपनी सियासी और सामरिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से टकराते रहते हैं। ये नक्शा देखिए आप, ईरान और इजराइल, बीच में कई देश आते हैं और इन दोनों के बीच में लगातार टकराव है, क्योंकि उस इलाके में ये दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया के कूटनीति में दोनों अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं, खास करके ये इलाका जो आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का। दोनों के मंसूबे यही रहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे, बुलंद रहे। यही दोनों के बीच की तनातनी की सबसे बड़ी वजह है। इजराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर कई सालों से चल रहा है। ईरान पर आरोप है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हैं, उनके जरिए वो इजराइल को लगातार निशाने पर लेता रहा है, इन दोनों को समर्थन देता रहता है। बल्कि हूती को मैं कहूँगा, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, यह तीनों ऐसे संगठन हैं जिनको ईरान लगातार समर्थन देता है। वो सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और पनाह देने के लिहाज से भी। जिन देशों में इनको पनाह मिलती है उन देशों को ईरान मदद देता है, और यह कारण है बड़ा इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी का। इजराइल पर आरोप है कि वो इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार मुल्क है, ईरान की मुश्किलें बढ़ाता रहता है। ये पहला मौका है जब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और दोनों लड़ाई की स्थिति में। दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल ने ईरान के महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाया है। मिलिट्री बेस होने के साथ साथ इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाने पर लिया और हमले किए। इजराइल के हमले की सूचना मिलते ही ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया, एक्टिव कर दिया। चुनांचे इजराइल के कई ड्रोन को नष्ट किया जा सका। इस वजह से नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। यह ठीक वैसे ही जब इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऑन किया और ईरान की तरफ से 300 मिसाइलें आती रहीं और 95% को ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इस बीच ईरानी मीडिया की तरफ से यह कहा गया है कि मिसाइल अटैक हुआ ही नहीं, कुछ ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। जबकि यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन
डेटाबेस के अनुसार ईरान ने हमले के बाद तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी उड़ानों को बंद कर दिया। ईरान इजराइल के बीच तनातनी का ये बड़ा ही अलग सा पक्ष है। दोनों एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से दोनों को नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। इस वजह से प्रॉपर युद्ध वाले हालात नहीं बन रहे, लेकिन हां, टकराव साफ और आमने सामने का दिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात की पूरी तस्वीर अब आप एक बार समझिए। क्या हुआ और कैसे यहां तक स्थिति पहुंची है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया एक देश है, उस देश की राजधानी है दमिश्क। इसी इलाके में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एक हमला हुआ। इस हमले में ईरान के 2 सीनियर मिलिट्री कमांडर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ईरान की एलीट फोर्स जो है, जिसे कुद्स फोर्स कहते हैं, उसके कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी का नाम शामिल है। इसी के बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इसे इजराइल का हमला बताया, जबकि इजराइल इस हमले से इनकार करता रहा है। गुस्साए ईरान ने 13 अप्रैल की रात इजराइल पर 300 मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर दिया। इजराइल के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके चलते उसने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की। जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको आयरन डोम कहते हैं, और उसके पास एक बहुत मजबूत मिसाइल है जो सरफेस टू एयर के लिए काम करती है, एरो 3, बहुत ताकतवर हाइपरसोनिक। और पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के चलते इजराइल ने 95% जो ईरान का हमला था उसको निस्तनाबूद कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। ईरान के हमले को इस तरीके से इजराइल ने नाकाम कर दिया। जो 95% मिसाइल और रॉकेट थे ईरान की तरफ से आते हुए, उसको हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से ही इजराइल तमतमाया हुआ है और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से बदला लेने की कसम तभी उठा ली थी जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ। उसी दिन से नेतन्याहू पलटवार की रणनीति पर काम करने लगे थे। आखिरकार उन्होंने ईरान पर हमला कर ही दिया। अब एक बार फिर बॉल ईरान के खेमे में है, क्योंकि अब हमला इजराइल ने ईरान पर किया है। ईरान की रायसी सरकार और सेना ने अब आगे के एक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान क्या है, किया क्या जाए। ईरान में बैठकों का दौर चल रहा है। इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। दोनों देशों के तेवर और तैयारी बता रहे हैं कि मामला भी शांत होने वाला नहीं है। कभी भी दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। ये बात दुनिया को डरा रही है। ऑलरेडी 2 युद्ध चल रहे हैं। पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पिछले 6 महीनों से इजराइल और हमास में घमासान है। ऐसे में इजराइल और ईरान की सीधी जंग का खतरा बड़ा है और दुनिया एक और बड़े संकट में फंस सकती है। इसलिए इस युद्ध ने तमाम जिम्मेदार जवाबदेह देशों की नींद उड़ा रखी है। आमतौर पर इस बात की चर्चा है कि ईरान और इजराइल दोनों की सामरिक शक्ति कैसी है, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, अगर युद्ध होता है तो वो कहां पहुंचेगा। इस लिहाज से भी इन दोनों मुल्कों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ताकि यह अंदाजा हो सके कि अगर युद्ध हुआ तो कितना भयावह हो सकता है। सैनिकों की जो संख्या है, उस मामले में ईरान आपको ज्यादा ताकतवर दिखेगा। आंकड़ा अब आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस डिफेंस सिस्टम, यह सब उसके पास है, ईरान से कहीं आगे है। ईरान के पास मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल के पास बेहतरीन रक्षा कवच। जो मिलिट्री ताकत है, अगर आप इस लिहाज से देखें तो दुनिया में 145 देशों की जो ग्लोबल रैंकिंग है, उसमें ईरान 14वें पोजीशन पर है और इजराइल 17वें पर।
ईरान के पास कुल मिलाकर के 11,80,000 सैनिक हैं, और ये मैं एक्टिव और जो रिजर्व सैनिक होते हैं दोनों को जोड़ करके बोल रहा हूं। इजराइल के पास एक्टिव रिजर्व फोर्स की कुल तादाद 6,70,000 है। ईरान के पास 1,996 टैंक्स हैं। जो ग्राउंड बैटल होता है वहां टैंक्स बहुत काम करते हैं, लेकिन 2,000 किलोमीटर जो दूर देश है वहां ग्राउंड बैटल की गुंजाइश नहीं है। इजराइल के पास ईरान के लिहाज से टैंक्स कम है, लगभग 600, 1,370 टैंक हैं। ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं अलग अलग काम के लिए। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं। जो सैन्य संसाधन हो या सैनिकों की संख्या हो, आपको इस आंकड़े में ईरान बड़ा दिखेगा। ईरान वैसे भी इलाके के लिहाज से भी बड़ा देश है, लगभग 9 करोड़ के आसपास की आबादी है, और इजराइल की 1 करोड़ के आसपास की आबादी है। एयरफोर्स, अब आ जाइए। एयरफोर्स के मामले में इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है ईरान के ऊपर, और जब आप कई देशों के बीच से होकर के युद्ध लड़ते हैं, आप इस किनारे पर हैं और दुश्मन इस किनारे पर है और बीच में देश हैं, तो आपको फिर जो आपका एयरफोर्स की ताकत है वो बहुत काम करेगी। जो नेवल वॉरफेयर है उसमें आपको ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तो दोनों देशों की लड़ाई में एयरफोर्स इस लिहाज से बहुत मायने रखती है। ईरान के पास कुल 42,000 वायु सैनिक हैं, एयरफोर्स की क्षमता उसकी अपनी जो है, और इजराइल के पास 89,000 एयरफोर्स के लोग हैं, जवान कह सकते हैं आप। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं और 358 एक्टिव हैं। अगर आप इजराइल को इस लिहाज से देखते हैं तो उसके पास 612 रिजर्व हैं और 490 एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 ऐसे हैं जिनको हमले के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है, 121। और इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, और उनमें से 193 ऐसे हैं जो हमले के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। एक और खास बात, जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की पाबंदियां हैं उनके चलते ईरान के पास ज्यादा सक्षम फाइटर जेट्स मॉडर्न कम हैं। उसके जखीरे में 1979 में जो ईरानी क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति ईरान में, उससे पहले हासिल किए गए जो रूसी जेट थे वो भी हैं, और पुराने अमेरिकी मॉडल के जेट भी हैं। मसलन F4, F5, अब F18 रेंज के मुकाबले F5 कहाँ है? उन विमानों का स्क्वाड्रन है। रूस के बने सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F7 और F14 विमान है। जबकि इजराइल की वायुसेना के पास सैकड़ों F-15, F-16, F-35 इस तरह के एडवांस जेट लड़ाकू विमान हैं। वो दुश्मन को तबाह करके आ सकते हैं। उनको मारना, निशाने पर लेना, उनका मुकाबला करना आसान नहीं है। और ये सारे फाइटर जेट्स इजराइल ने अमेरिका से लिए। F सीरीज के जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं अमेरिका बनाता है। कुल मिलाकर के एयर अटैक और डिफेंस दोनों मामलों में इजराइल ईरान से आगे है, और आगे 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 है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और उसकी कुल सैन्य ताकत इजराइल से ज्यादा है। लेकिन फौज लेकर के आप सीधे तो नहीं आ जाएंगे, 3-4 देश पार करके। इजरायली फौज हाईली ट्रेंड है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और प्रोफेशनल फोर्स, क्योंकि लगातार युद्ध लड़ते रहते हैं। और 1947 से जब से ये देश बना है तब से वो युद्ध ही लड़े हैं, और युद्ध लड़ के उन्होंने अपनी जीत तय की है और आसपास के दुश्मन देशों को घुटनों के बल लाया है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच अगर माहौल बिगड़ता है, जंग छिड़ती है,
तो खतरनाक शक्ल अख्तियार करेगी। ये जो आमना सामना है, ये दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द है। इजराइल ने ईरान के जिस इस्फहान शहर पर मिसाइलें दागी, वहां एक बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है, रिएक्टर भी है। बड़ी तबाही मच सकती थी। आज की तारीख में दोनों देशों ने अपनी डिप्लोमेटिक तैयारी भी तेज कर दी है कि अपने अपने खेमे में अपने अपने दोस्त देशों को लाया जाए या फिर दोस्तों के दोस्तों को लामबंद किया जाए। संकेत साफ है कि ईरान और इजराइल का तनाव सिर्फ इन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसकी जद में बहुत सारे देश आएंगे। दुनिया दो सिरों पर खड़ा हो जाएगी, दो हिस्सों में बटी दिखाई पड़ेगी और दोनों हिस्से एक दूसरे के खिलाफ जान के दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए खतरे की घंटी है ये। अगर ईरान के साथ जो देश खड़ा हो सकते हैं तत्काल, इराक, सीरिया और यमन जो पड़ोस के हैं, लेकिन रूस और चीन जैसे देश भी जा सकते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ जॉर्डन भी खड़ा हुआ है। अब जॉर्डन की मुश्किल देखिए। जॉर्डन पड़ोस का देश है। जब ईरान से मिसाइलें चलने लगी तो जॉर्डन ने कुछ मिसाइलों को अपने एयर स्पेस में नष्ट किया। इस बात की खबर फैली तो जॉर्डन के लोगों ने इस बात का विरोध किया, जॉर्डन के शाह का विरोध किया कि ये क्या कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान लड़ रहा है, एक मुस्लिम देश लड़ रहा है यहूदियों के खिलाफ, आप आसमान में उसकी मिसाइल को नष्ट कर रहे हैं। वो जॉर्डन जो इजराइल का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, वो मुश्किल में आ गया है कि हम क्या करें अपने यहाँ के लोगों के खिलाफ, क्योंकि वहां जो जनमत है वो ईरान के साथ है, वो फिलिस्तीन के साथ है, गाजा के साथ है। और यह मुश्किल जो है वो सऊदी अरब यूएई के सामने भी खड़ी दिखाई पड़ रही है कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा होते हैं, पश्चिमी देशों के साथ, तो गाजा के जो हमदर्द हैं, फिलिस्तीन के जो हमदर्द हैं, इन देशों के बीच में वो वहां की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से यह दावा किया जा चुका है कि अमेरिका ने ईरान, सीरिया, इराक और यमन से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। उधर ईरान की तरफ उसकी तरफ से शह पा करके हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे संगठन ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। अगर आप नक्शा देखेंगे तो इजराइल अपने आस पड़ोस के सभी देशों के साथ युद्ध कर रहा है, चाहे लेबनान है, चाहे सीरिया है या गाजा है, और अब दूर बैठा 2000 किलोमीटर ईरान भी है। हिजबुल्ला सीरिया में बने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमला कर चुका है। इजराइल का मिलिट्री बेस सीरिया के गोलन हाइट्स पर है, जिसको उसने 1967 के युद्ध में छीना था। एक और खतरा इराक में अमेरिकी बेस की वजह से भी है। इराक में अब भी 2500 अमेरिकी सैनिक हैं। उस इलाके में तनाव बढ़ने की स्थिति में अमेरिका अपने सैनिकों की मौजूदगी, तैनाती बढ़ा सकता है। अमेरिकी दखल को कंट्रोल करने के लिए किस इलाके में अमेरिकी दखल ज्यादा ना हो, ईरान को रूस और चीन का साथ मिल सकता है। रूस और चीन हर उस देश को सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। दुनिया की राजनीति में ऐसा कई बार देखा जा चुका है और यही समीकरण बनता है। हिंदुस्तान इकलौता देश है जो रूस का मित्र है और यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अपनी बात भी कहता है कि यह युद्ध का समय नहीं है। अभी जो स्थितियां हैं ईरान और इजराइल को लेकर के, उसका मतलब यह है कि इनके बीच हालात बिगड़े तो कई सारे देश युद्ध में शामिल हो सकते हैं और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। युद्ध के किसी वाइडर एस्केलेशन की संभावना कम दिखाई देती है और जाहिर है कि यदि ऐसा होता है, यदि इस युद्ध का कोई वाइडर एस्केलेशन नहीं होता है तो ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अच्छी खबर होगी। और यदि ईरान के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो ऐसे में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी इजराइल
के हमले की जद में आ सकती हैं, जो कि उसे बहुत बड़ा इसका खामियाजा जाहिर है कि उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का कोई वाइडर एस्केलेशन हो, और वर्तमान समय में जिस तरीके के अटैक और काउंटर अटैक हुए हैं, उससे इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि न तो इज़राइल और न तो ईरान ही इस पूरे युद्ध का कोई बड़ा एस्केलेशन चाहते हैं, कोई बड़ा युद्ध लड़ना चाहते हैं। अमेरिका भी इज़राइल को यही सलाह दे रहा है कि वो किसी बड़े रिटेलिएशन की तरफ न जाए, और वहीं जो ईरान के जो मित्र राष्ट्र हैं, जो रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र भी उसे अवश्य इस बात की सलाह देंगे कि कोई बड़ा एस्केलेशन की तरफ वो न बढ़े। ईरान और इजराइल की ये जो तल्खी चल रही है, टकराव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, इसके चलते भारत के सामने एक बार फिर धर्म संकट वाले हालात बन गए। ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे। ईरान रणनीतिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत को बहुत संतुलित स्टैंड लेने की जरूरत होगी, और भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार इस मोर्चे पर सफल रहा है। जिस तरह संतुलन का भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के साथ एक मिसाल रखी, वो मिसाल आगे भी रखी जा सकती है। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध की वजह से आर्थिक चुनौतियां काफी बढ़ सकती हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। वह हर दिन लगभग 3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। ईरान इजराइल के बीच तनाव की वजह से तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। अभी ये $90 के करीब हैं। इजराइल हमास की जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें ऑलरेडी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के है। हॉर्मुज को हिंदी में जल डमरूमध्य कहते हैं। अगर आप देखेंगे, स्ट्रेट का मतलब होता है कि समंदर के 2 बड़े हिस्सों को मिलाने वाला पानी का गलियारा, आप यूं समझ लीजिए। तो जो पर्शियन गल्फ है और इधर ओमान, तो ओमान की खाड़ी और पर्शिया खाड़ी, इन दोनों को जो गलियारा मिलाता है उसको हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्ट्रेट है, और इस पर ईरान का नियंत्रण है लगभग। और ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध होता है तो मैं ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दूंगा, और ये रास्ता प्रभावित होगा। अगर आप नक्शा देखेंगे तो कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान तक, ये सारे जो तेल उत्पादक देश हैं, ये सब वहीं से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के रास्ते पर अगर पाबंदी हो जाती है, वो रास्ता बंद हो जाता है, तो दुनिया का जो टोटल फ्यूल होता है 20% यहां से निकलता है, और एशिया का 70%। तो एशिया की जो खपत तेल की होती है, अगर 70% खपत की सप्लाई रुक जाती है तो सबसे बड़ा संकट एशिया को हो जाएगा। और उसमें भारत का जो क्रूड ऑयल सप्लाई है 60% इसी रास्ते से आता है। 13 अप्रैल को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा करके ऑलरेडी माहौल बिगाड़ दिया है। यह जहाज यूएई से भारत आ रहा था। इस पर सवार इंडियन क्रू मेंबर की वजह से तनाव अब भी बना हुआ है। ईरान ने अभी बस एक महिला मेंबर को छोड़ा है, बाकी के 16 अब भी ईरान के कब्जे में। मतलब साफ है कि अगर ईरान इजराइल के बीच जंग बढ़ती है तो इसके आर्थिक जो नतीजे होंगे उससे भारत को भी भुगतना पड़ेगा। अब हमारे साथ आरवी उस्मानी साहब हैं, और ये समझने की मैं कोशिश करूंगा कि जो स्थितियां अभी हैं उनके युद्ध में बदलने, और अगर युद्ध होता है तो फिर दुनिया के ऊपर जो संकट खड़ा होगा वो किस किस तरह का होगा। मानी साहब, पहले तो मैं आपका इंडियन न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। ये जो स्थितियां हैं ईरान इजराइल के बीच में, आप देख कैसे रहे इसको? मैं ये देख रहा हूं कि देखिए, एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों को इसको एस्केलेट करके नुकसान ज्यादा नफे कम है, ये तो बड़ा बुनियादी बात है।
और इसका जो प्रभाव पूरे विश्व भर में पड़ेगा। आपने तो बता ही दिया कि 70% एशियाई तेल और 60% अपने भारत की जो तेल की जो पूर्ति होती है वो इसी रूट से होती है, जिसको बंद करने का एक धमकी जो है ईरान दे रहा है। सब पहले मूल रूप से ये बात है कि ठीक है, पीछे हमारे कतर में भी 8 नौसैनिक पूर्व नौसैनिक फंसे हुए थे। उनको एक ठोस डिप्लोमेटिक नीति, विदेश नीति के अंतर्गत इन लोगों को दिल्ली वापस भारत वापस लाया गया। आज एक महिला छोड़ के 16 लोग वहां पर बंदूक बने हुए हैं ईरान में, हमारे जो मर्चेंट नेवी के जो लोग हैं जी। संभवतः इसमें इस विदेश नीति, वो तो एक जो बाइलैटरल बात होती है ईरान और भारत के, ये संबंध बहुत ही मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि विदेश नीति की एक ये चुनौती को भारत अच्छी तरीके से, सकारात्मक तरीके से लेके आएगा। यही जो हमारे जो बाइलैटरल है, जो आपसी इसराइल के साथ जो संबंध है, पीछे उन्होंने फिलिस्तीन वर्कर्स को भी हटा करके एक उम्मीद मणि साहब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सामने जो चुनौती है, जो संतुलन की नीति है भारत की, और चूंकि दोनों मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर हैं, हिंदुस्तान की सरकार उससे निकल जाएगी और यह संबंध बना करके रखेगी। संकट खत्म हो जाए, युद्ध ना हो, यह दुनिया की पहली ज़रूरत है और उस पर दुनिया के तमाम देश काम कर रहे हैं। मणि साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की तंगी थोड़ी सी है, इसलिए मैं लंबी बातचीत आपसे नहीं कर पाया। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा।